नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। तमर शेष हैं नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। राष्ट्र कवि दिनकर की ये लाइनें हैं जो निश्चित रूप से आपको याद होंगी और गाहे बगाहे इनका आप उपयोग भी करते होंगे। आखिर आज हमारे राष्ट्र कवि होते क्यों नहीं हैं? राष्ट्र कवि होने के लिए जो साहस चाहिए वो हमारे कवियों में है या नहीं, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। मरुभूमि में कई अनगिनत अनदेखे फूल खिलते हैं, महकते हैं, फिर अनजाने ही मुरझा जाते हैं। एलोजी में थॉमस ग्रे ने निरूपित किया है, गुमनाम कवियों का हश्र आज भी कोई बेहतर नहीं है। संयोग हुआ तो लोग सजो लेते हैं, मगर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अमर हैं, साकार हैं, दिव्य हैं, गौरव हैं, विराट हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। दिनकर छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है। कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी उनकी कविताओं में मिलती है। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। उनका शैशव विपन्नता में बीता। स्कूल जाते थे नदी पार करके, बिना जूतों के स्कूल जाना होता था। दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। उसके बाद स्कूल में टीचर हो गए। 1934 से 1947 तक बिहार में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर भी उन्होंने काम किया। उस समय कुलपति को उप कुलपति ही कहते थे। फिर भारत ने उन्हें उठाकर अपने ललाट पर सजाया। दिनकर को पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1952 की पहली संसद में वह देश के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए चुने गए और 12 साल तक लगातार उसके सदस्य रहे। बाद में 1964 से 65 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त हुए। भारत सरकार ने 1965 से 71 तक अपना हिंदी सलाहकार दिनकर जी को बनाए रखा। राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने किया था, पर पंडित नेहरू की नीतियों की आलोचना करने में भी वो कभी नहीं चूके। कभी उन्होंने इससे कोई कोताही नहीं बरती। नेहरू पर एक कविता लिखी जिसकी कुछ लाइनें हैं। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। 1962 में चीन से हार के बाद संसद में दिनकर ने इस कविता का पाठ किया, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का सर झुक गया। यह घटना आज भी भारतीय राजनीतिक इतिहास के चुनिंदा क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। इसी प्रकार एक बार तो उन्होंने भरी राज्यसभा में नेहरू की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया है ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषी को रोज अपशब्द सुनाए जा सकें? 20 जून 1962 को दिनकर राज्यसभा में खड़े हुए और हिंदी के अपमान को लेकर बहुत सख्त शब्दों में बोले। उन्होंने कहा, देश में जब हिंदी को लेकर कोई बात होती है तब देश के नेतागण ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परिपाटी की प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली है। पता नहीं 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात कही ही नहीं। मैं और मेरा देश पूछना चाहता है कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया था ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाएं? क्या आपको पता भी है कि इसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा? वह आसमान चीर कर निकले थे, मार्तंड थे। कौन बदली उन्हें रोक पाती? कौन चट्टान उन्हें बाधित कर पाती? वह रश्मिरथी थे। यही बात तो शाहिर ने लिखी थी, किसके रोके रुका है सवेरा। दिनकर जी वीर रस की प्रतिमूर्ति थे। दिनकर जी को भी जातिवादियों ने बख्शा नहीं। दिनकर जी अपनी पोती के लिए वर खोज रहे थे। उसी समय उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जहां वो लड़की के लिए वर खोजने जाते थे, उनमें से तमाम लोगों की नज़र दिनकर के उस 1 लाख रुपए पर थी। राष्ट्रकवि से नाता जुड़ना ही अहोभाग्य होता है। उधर प्रकाशकों द्वारा रॉयल्टी में आदतन फेराफेरी की गई। यह तो अमूमन होता है, पर कोई बाज नहीं आया। महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से 74वां स्थान हासिल है। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के दिन दिनकर ने जनतंत्र का जन्म नाम कविता का पाठ किया था। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे।
देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। गोल में सम्मेलन में शामिल होने पर दिनकर जी ने गांधी जी की भी कड़ी आलोचना की थी। किससे रे रोक, युधिष्ठिर को न जाने दे, उनको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। लेकिन गांधी की मृत्यु के बाद दिनकर ने लिखा, कहने में जीभ सिहरती है, मूर्छित जाती कलम, हाय हिंदू ही था वह हत्यारा। दिनकर अपनी कविता में लिखते हैं, गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे। गांधी तूफान के पिता और बाजों के बाज थे क्योंकि वह नीरवता के आवाज थे। किसानों की स्थिति पर उन्होंने लिखा है, सकल देश में हलाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। दिनकर जी का अंतिम समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सानिध्य में बीता। तब तक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू हो गया था। मशहूर पत्रकार सुरेंद्र किशोर द्वारा उपलब्ध कराई गई साप्ताहिक पत्रिका दिनमान के 5 मई 1974 के अंक में एक रपट छपी, जिसमें लिखा था कि रामधारी सिंह दिनकर का 24 अप्रैल की रात को मद्रास के एक अस्पताल में देहांत हो गया। थोड़ी देर पहले तक वह समुद्र तट पर मित्रों के सामने कविता पाठ कर रहे थे, स्वस्थ थे और प्रसन्न थे। उसके भी पहले वेल्लूर जाने को मद्रास में ठहरे जयप्रकाश नारायण से वह मिल ही रहे थे। उन्हें एक लंबी कविता सुना रहे थे जो उन्हीं पर लिखी थी। एक दिन पूर्व तिरुपति मंदिर में भी देव प्रतिमा को उन्होंने 3 बार में 3 अलग अलग नई लिखी रचनाएं सुनाई थी। समुद्र तट से लौटे तो सीने में दर्द उठा। घरेलू उपचार कारगर न होने पर मित्र रामनाथ गोयनका और गंगा शरण सिंह ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। तब तक आधे घंटे का ही जीवन उनके पास शेष रह गया था। राष्ट्रकवि दिनकर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संबंध बेहद अंतरंग और घनिष्ठ थे। बात है 1977-78 की। दिनकर जी की स्मृति में एक आयोजन हुआ। लोकनायक जयप्रकाश वहाँ बोलने आए। उन्होंने 3 बार कोशिश की पर वो बोल नहीं पाए, उनका गला रुध गया, उनके मुंह से स्वर नहीं फूट पाया। एक बार तो वो फफक करके रोने लगे। जब काफी देर बाद संयत हुए, सिर्फ इतना कह पाए कि तिरुपति मंदिर में दिनकर जी ने यह प्रार्थना की थी कि उनकी उम्र जयप्रकाश नारायण को लग जाए। दूसरी आज़ादी के प्रणेता लोकनायक पर उन्होंने भी बहुत कविताएं लिखी। उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि सच को सच और गलत को गलत कहा जाए। वो इस बात का कोई ख्याल नहीं रखते थे कि आज जो आदमी सच कह रहा है उसके साथ खड़े होने के बाद कल जब वो गलत कहेगा तो उसका साथ छोड़ने में उन्हें कोई दिक्कत होगी। वो सच्चे माने में राष्ट्रकवि इसलिए थे कि राष्ट्र के बारे में जब भी, जिस भी क्षण, जिस भी दिन कोई बात करता था उस दिन उसके साथ होते थे, मन से साथ होते थे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।